हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। और आज हम एक डिफरेंट सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। डिफरेंट क्यों? क्योंकि एक तो ये आपका न्यूली एडिड ईयर्स है, अभी आपका न्यू स्कीम में ऐड हुआ था। दूसरी चीज, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरली हम अकाउंट्स में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर्स है, अच्छे से इस वीडियो को देखना और इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। न्यूली एडिड ईयर्स का बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल टफ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, जो जनरली आपके स्टडी मेट के क्वेश्चंस हैं। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। AS15 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से एम्प्लॉयज कवर होंगे, वो सब बेसिक इंट्रोडक्शन है। AS15 deals with all forms of employee benefits and all forms of consideration given by an enterprise in exchange for services rendered by employees। मतलब एम्प्लॉयज जो भी सर्विसेज देते हैं उनको हम उसके मतलब जो भी बेनिफिट दे रहे हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं वो इसमें कवर होंगी। या किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं वो भी आपका कवर होगा। कैश दे दिया, काइंड में दे दिया, सब कुछ इसमें कवर रहेगा। एम्प्लॉयज इंक्लूड डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजमेंट पर्सनल। आपका एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं, क्या डायरेक्टर्स कवर होते हैं AS15 में? यस। क्या मैनेजमेंट पर्सनल कवर होते हैं? ऑब्वियसली यस। However, ESOP is not covered under AS15। ESOP की हम सेपरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले होती थी। तो ESOP आपका AS15 में कवर नहीं होता। दिस स्टैंडर्ड मेक्स 4 थिंग्स वेरी क्लियर एट द आउटसेट। ये आपको बस रीड करना है। क्या है? AS15 इज एप्लीकेबल टू बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। आपके फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल स्टाफ कोई भी हो, सब पे आपका AS15 एप्लीकेबल होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड, ये ऊपर डिस्कस करा हमने। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एंड द डिपेंडेंट्स। इस पे भी आपका MCQ आ सकता है कि आपने डायरेक्टली एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दिया, वो भी कवर होगा। अगर उनके डिपेंडेंट्स को कोई अमाउंट दिया, वो भी आपका कवर्ड होगा। एंड अदर पार्टी, स्पाउस, चिल्ड्रन, लीगल हेयर्स, नॉमिनीज, ट्रस्ट एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हम एम्प्लॉयज को या उनके लीगल हेयर्स, स्पाउस वगैरह को भी पे करते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो भी आपका AS15 में कवर होता है। देन आपका आता है द फॉलोइंग इंडिकेटर्स में सजेस्ट एन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय रिलेशनशिप हमें पता कैसे चलेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है, ये भी बस रीड करना है आपको। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। आपने, आपका एम्प्लॉयर और आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिसे हमें ऑफर लेटर मिलता है ना, तो उस टाइप से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयज फॉर लीगल, टैक्स, सोशल सिक्योरिटी पर्पज के लिए उनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय माना है। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरसाइट एंड डायरेक्शन बाय द एम्प्लॉयर एंड नेसेसरी टूल्स आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। कि एम्प्लॉयर जो है, जिस पर्सन के आप अंडर काम कर रहे हो, वो आपको बता रहा है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, ओवरसाइट है, और आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। और लोकेशन भी कौन स्पेसिफाई कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है टॉपिक। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड, हमें 4 टाइप के बेनिफिट्स पढ़ने, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनल, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स से। रीड करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। Those employee benefits which have been availed in current year and payment will be made either in current year or within 12 months from end of current year. For example, आपने सर्विसेज ली 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्विसेज ली और उसकी पेमेंट आपने कब करी? या तो इसी करंट ईयर में कर दी, अदरवाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च 25 यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी। तो हम उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कितने टाइप्स के होते हैं आपके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स? शॉर्ट टर्म, ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अभी सारे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, ये सारे आपके क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऑल शॉर्ट टर्म में क्या आता है? जैसे आपका सैलरी, सैलरी की एंट्री क्या होती है? बहुत बेसिक एंट्री है। सैलरी आपका एक्सपेंस से डेबिट कर दो, बैंक से पेमेंट कर दो, सैलरी टू बैंक। और उसको चार्ज कहाँ से करते हैं? P&L से, P&L टू सैलरी, नॉर्मल एंट्री होती है। अगर कभी डिफरेंस आ गया, सपोज आपने सैलरी बनती थी आपकी 1,20,000, ठीक है, आपने एक्चुअल पेमेंट करी है अभी सिर्फ 1 लाख की, तो आपका P&L से कितना चार्ज होगा? P&L से तो 1,20,000 ही चार्ज होगा, जो एक्चुअल एक्सपेंस था। बैंक से पेमेंट आपकी 1 लाख की हुई है, तो 20,000 आपका क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपकी एक तरह से लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगर इसका अपोजिट केस लें, आपकी सैलरी बनती थी 1,20,000, आपने पेमेंट कर दी 1,30,000 की,
तो आपका एक्सपेंस कितना बनता था 120, P&L से तो एक्सपेंस ही चार्ज होगा। जो एक्स्ट्रा 10,000 आपने पे किया वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी, मतलब एक तरह से एसेट हो जाएगा। एंट्री क्या आएगी, एम्प्लॉय को आउटस्टैंडिंग के केस में एम्प्लॉय कॉस्ट टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट थी आपकी 1,20,000, बैंक से गए थे 1 लाख और आउटस्टैंडिंग कितना हो गया था आपका 20,000। प्रीपेड के केस में एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी थी 1,20,000, बैंक से गए थे 1,30,000, तो 10 आपका क्या हो गया था प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस को ना देखो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ना एक एक वर्ड का मीनिंग समझो इसमें। शॉर्ट टर्म हमने पढ़ा था, द सर्विसेज विच आर अवेल्ड इन करंट ईयर एंड पेमेंट फॉर विच विल बी मेड ईदर इन करंट ईयर और विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होने चाहिए। कंपनसेटेड मतलब उसके बदले आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करेंगे तो ही वो इसमें कवर्ड होगा, अगर पेमेंट ही नहीं करे तो आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, फिर तो एम्प्लॉय कॉस्ट की बात ही नहीं आती। और एब्सेंसेस मतलब छुट्टी लेना, लीव्स। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है आपका AS 15, क्या क्या, एक्यूमुलेटिंग एंड नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जो इकट्ठी होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है। नॉन एक्यूमुलेटिंग मतलब जैसे आपको सपोज इस साल में 20 लीव्स मिली जो आपकी नॉन एक्यूमुलेटिंग वाली थी, आपने उसमें से कितनी अवेल करी अभी तक 15, जो आपकी 5 है ना वो क्या हो जाएंगी, लैप्स, मतलब आप नेक्स्ट ईयर में अवेल नहीं कर सकते, दैट इज नॉन एक्यूमुलेटिंग। एग्जांपल मैटरनिटी लीव, सबैटिकल लीव। एक्यूमुलेटिंग लीव्स क्या होती है, एक्यूमुलेटिंग लीव्स होती है जो आपने इस साल नहीं ली तो नेक्स्ट ईयर में आपको उसका कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब बेनिफिट मिलेगा तो क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके लिए हमें इसके फर्दर 2 टाइप्स पढ़ने हैं, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब अगर सपोज आपकी अवेल्ड अलाउड लीव्स थी 20, आपने अवेल कितनी करी अभी 15, तो जो रिमेनिंग 5 है ना उसके बदले आपको क्या मिल जाएगा, कैश। In case of accumulating vesting leaves, you will be paid cash equal to basic salary per day for non-availed leaves. Non-vesting के केस में क्या होगा, आपको कैश नहीं मिलेगा लेकिन कुछ बेनिफिट तो मिलना है, तो वो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, लीव्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में वो आप अनअवेल्ड लीव्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो इसका, एक बार रीड करते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। Accumulating those that are carried forward and can be used in future periods if the current period's entitlement is not used in full. Accumulating compensated absences may be vesting. Vesting means entitled to a cash payment for unused leaves within 12 months from balance sheet date. Full provision shall be created in such a case. हम full provision बनाते हैं। अगर आपको 20 लीव्स अलाउड थी, आपने अवेल करिए 15, वो कह रहे हैं आपको 5 के बदले जो एम्प्लॉयर है वो कैश पे कर देगा, तो क्या आप कभी मना करोगे? ऐसा हो सकता है कि आप बोल दो कि नहीं मेरे को कैश नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, पैसे लेने से कौन मना करता है। तो उसके केस में हम 100% प्रोविजन बनाते हैं इन केस ऑफ एक्यूमुलेटिंग वेस्टिंग। एग्जाम्पल मिस्टर डेकीसुगी, याद है डोरेमोन देखते थे हम, डेकीसुगी द मोस्ट हार्ड वर्किंग कैरेक्टर इज वर्किंग इन डोरेमोन लिमिटेड, ही इज एंटाइटल्ड टू 20 पेड लीव्स। बेसिक पे पर डे इज ₹1000। आपको जो कैश मिलता है ना बेसिक पे पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। Assume the leaves are accumulated, vested, he availed 8 leaves during the current year. Allowed थी 20, अवेल करिए 80, तो 8, तो अनअवेल्ड कितनी है 12। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 12 अनअवेल्ड लीव्स हैं, बेसिक पे पर डे 1000 है, तो हमें उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 12,000 की, उतना अपने P&L से चार्ज कर दो। एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस 12,000, जब पेमेंट करोगे तो उस प्रोविजन को राइट ऑफ कर दो, बैंक से पेमेंट कर दो। यहाँ पे हमने प्रोविजन क्यों बनाया, क्योंकि जनरली ये आपका 31 मार्च को कैलकुलेशन होगा ना कि कितनी अनअवेल्ड लीव्स है, तो 31 मार्च को अभी आपने कैलकुलेट करे, हो सकता है सेम डे पे पेमेंट ना हो, तो अभी तो हमने प्रोविजन बना के रख दिया, P&L से चार्ज कर दिया और फिर उसकी पेमेंट कर देंगे विद इन फ्यू डेज। प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर नॉन वेस्टिंग होगा, इसके केस में तो आपको लीव्स के बदले लीव्स मिलेंगी, कैश नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयज आर नॉट एंटाइटल्ड टू अ कैश पेमेंट बट दे विल बी अलाउड टू टेक द अनयूज्ड लीव्स इन नेक्स्ट ईयर में ही ले सकते हो, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म लीव्स की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म होती तो आप बाद में भी ले सकते हो, शॉर्ट टर्म है मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर उनको अवेल कर सकते हो। प्रोविजन शैल बी मेड कंसीडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अनयूज्ड लीव्स फॉर एम्प्लॉइज। जिस बंदे ने इस साल में पूरी लीव्स नहीं ली,
जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, उसको 20 लीव्स अलाउड थी, ही टुक ओनली 8 लीव्स। जिसने इस साल में 8 लीव्स ली है, क्या नेक्स्ट ईयर में वो अपनी नेक्स्ट ईयर वाली 20 प्लस अनअवेल्ड वाली 12 32 लीव्स ले लेगा? ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, कुछ परसेंट हो सकता है, 100% चांसेस तो नहीं है। तो हम इसके केस में प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं कि कितने परसेंट चांसेस दे विल अवेल द लीव्स, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोविजन बनाते हैं। जैसे सेम एग्जांपल है ऊपर वाले केस का ही, Mr. Dikisugi is working in Diamond Limited. He is entitled to 20 paid leaves. Basic per day is 1000. Assumes leaves are accumulated non-vested. इसमें क्या था आपका? Accumulated vested था, इसमें non-vested है. He availed 8 leaves during the current year. Show accounting treatment. It is 50% probable that he will take the accumulated leaves. Unavailed leaves कितनी है? 20 minus 8 equals to 12. Basic pay per day कितना है? 1000. जब कैश पे करना था, वेस्टिंग थी, हमने 12,000 का प्रोविजन बनाया था, लेकिन यहाँ नॉन वेस्टिंग है, आपको लीव्स के बदले लीव्स मिलेंगी, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 50%, तो आप प्रोविजन कितना बनाओगे? 6,000 रुपीज का। सेम एंट्री होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंटेबल टू प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस 6,000। अब नेक्स्ट ईयर जब वेस्टिंग के केस में तो हमने पेमेंट करी थी, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस टू बैंक अकाउंट, बट क्या इसमें बैंक से पेमेंट होगी? नहीं, ये तो नॉन वेस्टिंग लीव्स है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस टू एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, हम नेक्स्ट ईयर की एम्प्लॉय कॉस्ट में से उसको एडजस्ट कर देंगे। इसका पूरा लॉजिक देखा था जो हमने क्लास में पढ़ा था। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो हमने प्रोविजन बनाया, सपोज 2022-23 में हमने जो प्रोविजन बनाया, 2023-24 में जाके जब आपको वो लीव्स अलाउड हो रही है, इस साल की हम कह रहे हैं अनअवेल्ड थी आपकी 12 लीव्स, आप वो कब ले सकते हो? 23-24 में। तो हम 23-24 में के एम्प्लॉय कॉस्ट वहां के जो P&L में से उसको लेस कर देंगे, उस प्रोविजन से राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर? ये एंट्रीज आपको क्लियर होंगी। नॉन एक्यूमुलेटिंग है, बेसिक रीड कर लो। नॉन एक्यूमुलेटिंग कंपनसेटेड एब्सेंसेस, एग्जांपल मैटरनिटी लीव, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एंड आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्विसेज rendered by employees in the past. Therefore, an enterprise recognizes no liability or no expense until the time of absence. जब एम्प्लॉय एक्चुअल में छुट्टी लेगा ना, तभी एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके केस में आपको एडवांस में कुछ भी अपना प्रोविजन बना के रखने की नीड नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, द कॉस्ट ऑफ नॉन एक्यूमुलेटिंग एब्सेंसेस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे अराइज। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स क्या है? यहाँ तक आपका क्या हो गया? ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लीव्स हो गया। अब आपका आता है प्रॉफिट शेयरिंग। अगर एम्प्लॉइज को कुछ क्या मिल रही है? प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स मिल रहा है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब इस साल एक्रू हुआ, नेक्स्ट ईयर पेमेंट हो जाएगी, दैट इज योर शॉर्ट टर्म। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस फॉर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान वुड डिपेंड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ बिलो मेंशन कंडीशन। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट, एंटरप्राइज इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू मेक सच पेमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पहली बात तो आपके ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एंड रिलायबल एस्टीमेट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी मेड। कहीं पे ये लाइंस पढ़ी हुई लग रही है आपको? ये चीज हमने कहीं पढ़ी है? यस, हमने पढ़ा है ये AS 29 में, प्रोविजन के डेफिनेशन में। प्रोविजन हम कब बनाते हैं? जब आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और जिसका हम रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इसके केस में हम क्या बना के रखेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। Only those bonus which are payable in current year or within 12 months after balance sheet date shall be considered as part of short term benefits. अगर आपका within 12 months पे होने वाला है या करंट ईयर में पे होने वाला है तो हम शॉर्ट टर्म मानेंगे, अदरवाइज उसको क्या मानेंगे? हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एग्जाम्पल, आपका स्टडी मेट का एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है। A profit sharing plan requires an enterprise to pay a specified portion of its net profit for the year to employees who serve throughout the year। मतलब अगर किसी पर्सन ने 1 अप्रैल 23 को ज्वाइन करा या उस दिन पे वो आपके पास एम्प्लॉयड था, वहां से लेकर अगर वो 31 मार्च 24 तक आपके पास है ना, पूरे साल आपके पास है, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन जितने एम्प्लॉयज, हम ये मान रहे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ना छोड़े ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो हमें 3% ऑफ नेट प्रॉफिट पे ही भरना पड़ेगा। बट क्या ये एक्चुअल सिचुएशन होती है कि कोई भी नहीं छोड़ रहा है, कोई भी ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन नहीं कर रहा? नहीं। तो हम नॉर्मल एक्चुअल टर्नओवर रेशियो को कंसीडर करते हुए द एंटरप्राइज एस्टिमेट्स द स्टाफ टर्नओवर विल रिड्यूस द पेमेंट टू 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट। हमने माना बीच में कुछ लोग तो छोड़ जाएंगे, उनको कंसीडर करके हमें एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 2.5% की। द एंटरप्राइज रिकॉग्नाइजेस लायबिलिटी एंड एन एक्सपेंस ऑफ 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इसके केस में आपको कितना एक्सपेंस, कितनी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी? 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट
ओनली, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसमें आपने लायबिलिटी बुक कर लेनी है 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, आपको पूरा 3% की बुक नहीं करनी पड़ेगी। देन आपका आता है टर्मिनल बेनिफिट्स। अभी तक हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा, चलो एक बार शॉर्ट टर्म से पहले ना, शॉर्ट टर्म के बाद हम लॉन्ग टर्म पढ़ लेते हैं, टर्मिनल उसके बाद पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म हमने क्या पढ़ा था, जो आपका करंट ईयर में जिसकी पेमेंट हो जाएगी या विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट जिसकी पेमेंट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म मतलब बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स से भी बाद उसकी पेमेंट होगी। सपोज आपने करंट ईयर 2022-23 में सर्विसेज ली, ठीक है, 2023-24 में भी उसकी पेमेंट नहीं हो रही, उसके भी बाद उसकी अगर पेमेंट हो रही है तो दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जैसे कि एग्जांपल्स पढ़ लो, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस सच एज लॉन्ग सर्विस और सबेटिकल लीव्स, जुबली और अदर लॉन्ग टर्म सर्विस बेनिफिट्स, जैसे आपकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती है वो चीजें। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, profit sharing and bonus payable 12 months or more after the end of the period in which the employee renders the related services, and deferred compensation paid 12 months or more after end of the period in which it earned। ये एक बार रीड कर लेना आप। सिर्फ इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा आप एक्सपेंस कर रहे हो एम्प्लॉय पे जो आपको 12 मंथ से ज्यादा बाद पे करना है, मतलब आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। देन आपका एक टॉपिक हमने छोड़ा था टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स होता है कि एम्प्लॉय को उसका जो नॉर्मल सर्विस पीरियड था उससे पहले या तो कंपनी ने निकाल दिया या हमने एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, हम निकाल नहीं रहे आपको, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और उसके बदले हमें उनको कुछ कॉम्पनसेशन पे करना है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर टर्मिनल बेनिफिट्स। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली हम एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते, है ना, या फिर कुछ कंपनीज में क्या होता है कि बॉन्ड साइन हो गया कि 3 साल तक हम, मतलब 3 साल 10 साल 50 साल जितने भी साल है हम उनको निकाल नहीं सकते। बट अगर वो बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं या फिर वट एवर रीजन हमें उन्हें निकालना पड़ रहा है तो हमें कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, तो उसकी हम अकाउंटिंग देखते हैं। टर्मिनल बेनिफिट्स आर पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ ईदर an enterprise decision to terminate an employee's employment before the normal employment date or an employee's decision to accept voluntary retirement scheme। कंपनी ने निकाल दिया, एम्प्लॉय ने voluntary retirement ले ली। Termination benefits are recognized by an enterprise as a liability and an expense। हम P&L में भी चार्ज करेंगे, और अभी पे नहीं हुआ तो उसको लाइबिलिटी दिखा देंगे, पेमेंट होगी जब उसे सेट ऑफ कर लेंगे। When the enterprise has a detailed formal plan for termination which is duly approved and reliable estimate can be made of amount of the obligation। पहली बात तो फॉर्मल प्लान होना चाहिए। हर कंपनी में तो ऐसा नहीं होता ना कि हम आपको ऐसा एग्रीमेंट करके देते कि हम आपको 20 साल 30 साल के रखेंगे ही रखेंगे। जनरली तो क्या होता है, आपका नोटिस पीरियड होता है, 1 महीने 2 महीने का नोटिस देंगे, निकाल देंगे, कंपनसेशन भी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फॉर्मल प्लान था कि हमने आपको इतने टाइम से पहले निकाला, तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और उसका एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बस लग रहा है कि हमें कुछ पे करना पड़ सकता है, एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। जनरली हम रिलायबल एस्टिमेट कैसे लेते हैं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले सकते हैं, अपना पास्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, इंडस्ट्री में देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो रिलायबल एस्टिमेट है, तभी हम प्रोविजन बनाएंगे। Where there is uncertainty with regard to number of employees who will accept an offer of voluntary redundancy, a contingent liability exists and shall so be disclosed as per AS 29। हम AS 29 में पढ़ते हैं कि अगर आपके पास रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, अमाउंट नहीं पता आपको कितने का प्रोविजन बनाना है, तो आप क्या बनाते हो, कंटिंजेंट लायबिलिटी, AS 29, राइट। ये चार्ट देख लो। Where the termination benefits fall due within 12 months after balance sheet date, within 12 months after balance sheet date, क्या याद आ रहा है, शॉर्ट टर्म। An undiscounted amount of such benefit shall be recognized as liability and in balance sheet with corresponding charge to P&L account। अनडिस्काउंटेड अमाउंट शॉर्ट टर्म है ना, क्योंकि विद इन 1 ईयर तो पे ही हो जाएगा, तो अनडिस्काउंटेड में दिखाएंगे। लेकिन if it falls after 12 months from the balance sheet date, then long term such benefit shall be discounted using appropriate discounting rate। ठीक है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एम्प्लॉय को, उसका क्या करेंगे। इसमें आपके 2 टाइप्स होते हैं, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइंड है आपका कि कितना पैसा एम्प्लॉयर को हर साल कॉन्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका PF, प्रोविडेंट फंड। आपकी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज जो एम्प्लॉयर है उसको किसमें, प्रोविडेंट फंड में, एक सेपरेट फंड में डलवाना होता है। अंडर दिस प्लान एंटरप्राइज पेज
फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू अ सेपरेट फंड एंड विल हैव नो ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन। आगे उसको कुछ नहीं पे करना, बस वो सर्टेन फंड में डलवा दिया। अंडर डिफाइंड बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल्स ऑन द एम्प्लॉइज। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में कोई भी रिस्क होगा, एक्चुअल रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब एक्चुअल रिस्क मतलब इन्वेस्टमेंट की जो आपका एस्टिमेटेड होता है कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, वो सारा रिस्क किस पे रहेगा आपका, एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉयर का कोई रिस्क नहीं है, उसको तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी एक सेपरेट फंड में डलवाना है। उसके आगे प्रोविडेंट फंड वाले जो हैं उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वो सारा एम्प्लॉय का रिस्क होता है। क्लियर? प्रोविडेंट फंड एंट्री क्या होगी, प्रोविडेंट फंड टू बैंक अकाउंट, पीएनएल से आप उसको चार्ज कर दोगे एम्प्लॉयर केस के। बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, आपको इसमें बेनिफिट डिफाइन करना पड़ता है कि एम्प्लॉय को इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, ठीक है, आफ्टर 30 ईयर्स, जब उसकी रिटायरमेंट होगी 30 ईयर्स के बाद, तो हम उसको 50 लाख रुपीस पे करेंगे। ऐसा आपने जनरली प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि भाई किसी पर्सन की रिटायरमेंट हुई थी, उसने इतने साल वहाँ पे काम करा था और उसको रिटायरमेंट 50 लाख 20 लाख वट एवर जो भी उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अमाउंट मिल रहा है, दैट इज योर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, आज कंपनी को पता है कि 30 साल बाद हमें ये पेमेंट करनी है, तो क्या वो सीधा 30 साल बाद 50 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे? नहीं। क्या वो 30 साल बाद जो पीएनएल बनाओगे उसमें सीधा उसको चार्ज कर देंगे? नहीं। वो क्या आपका सिर्फ लास्ट ईयर का एक्सपेंस है? नो ना, वो फर्स्ट ईयर का है। तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली हर साल में डिवाइड कर देंगे, है ना। स्टेप्स टू सॉल्व डीबीओ क्वेश्चंस, कैसे आपको क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करना है, उससे पहले एक बार रीड करते हैं इसका बेसिक। आपको पता है ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं आपको, जो ऊपर लिखे होते हैं इनमें से ही आपके एमसीक्यूज 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम हो जाते हैं। अभी एग्जाम में भी आया था इसका क्वेश्चन। अंडर दिस प्लान एंटरप्राइज हैज टू प्रोवाइड एग्रीड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय रिटायरमेंट। एग्री बेनिफिट है, ऑल रिस्क फॉल्स ऑन द एम्प्लॉयर। सारा रिस्क किसका? एम्प्लॉयर का, कि आप कितने पैसे दे रहे हो, आप कहाँ से अरेंज करोगे, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय थोड़ी कहेगा कि भाई कंपनी का लॉस हो गया, उसने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करा तो 50 की जगह मुझे 30 लाख रुपए दे दो। नहीं, वो तो उसको तो 50 लाख रुपीज चाहिए। In defined benefit plans, detailed actuarial calculation is performed to determine the charge. Actuary कौन होता है? जो आपका एस्टिमेट करता है, वैल्यूएशन करता है कि आज आप हर साल इतना इतना इन्वेस्ट करोगे और इस फंड में, इस सिक्योरिटी में करोगे तो लास्ट में आपके वो 50 लाख रुपीज बन जाएंगे। ठीक है। Any actuarial gain loss, this is important point, shall be recognized immediately in the statement of P&L as income or expense corresponding decrease or increase in DBO। भी हम DBO पढ़ेंगे कैसे बनाना है। इमीडिएटली जिस साल आपका गेन लॉस हुआ उसी साल आपको उसको पीएनएल में चार्ज करना है। वेट नहीं करना कि हम क्या करेंगे लेटर ऑन उसको चार्ज करेंगे, या डेफर अमोर्टाइज नहीं कर सकते, इमीडिएटली पीएनएल में चार्ज करना है। इन केस कंपनी इज नॉट एबल टू असरटेन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, देन प्रोविजन शैल बी मेड बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। अगर कंपनी को ये पता है कि हाँ लास्ट में हमारे कोई ऑब्लिगेशन आने वाली है, कुछ पेमेंट करनी है, लेकिन कितनी करनी है एग्जैक्ट नहीं बता पा रही, वो पेमेंट तो करनी है फिक्स, लेकिन कितनी करनी है। जैसे इसमें आपका स्टडीमेट का क्वेश्चन है कि उनका कुछ एग्जैक्टली ऐसा है कि ट्रेवल जो वो करेंगे उसके अलाउंसेस कुछ देना है, इसके अकॉर्डिंग उनको देना है रिटायरमेंट पे। ठीक है, तो कह रहे कि अभी ना हमें अमाउंट नहीं पता तो हम प्रोविजन नहीं बनाते। नहीं, अगर आपको अमाउंट नहीं भी पता तो आप एक्चुअल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाओगे। अब आपका आता है आपको इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम ये डायरेक्टली ना क्वेश्चन से ही देखते हैं। इसमें आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है स्टडीमेट का। हाँ जी, एन एम्प्लॉय रोशन हैज जॉइंड अ कंपनी XYZ लिमिटेड इन ईयर 2011। द एनुअल एम्यूलमेंट्स, जो उसको सैलरी या जो भी उसका टोटल अमाउंट मिल रहा है, रोशन हैज डिसाइडेड इज 14,90,210। द कंपनी ऑल्सो हैज अ पॉलिसी ऑफ गिविंग अ लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट उसको कितना मिलेगा? 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। If the employee retires after completing minimum 5 years of service, the salary of Roshan is expected to grow 10% per annum। ये तो current year की salary है ना, हर साल 10% से grow करेगी। The company has inducted Roshan in the beginning of the year and is expected that he will complete the minimum 5 years term before retiring. Thus, he will get 5 yearly increments. What is the amount of company should charge in its P&L account every year as cost for defined benefit obligation? वो कह रहे हैं हर साल P&L में कितना चार्ज करें, ये बता दो। ऑल्सो कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट। अभी हम पढ़ेंगे करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है।
एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज। 3 क्वेश्चन पूछे आपसे, P&L में हर साल कितना चार्ज करे, करंट सर्विस कॉस्ट कितनी, इंटरेस्ट कितना है। एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, डिस्काउंट रेट बता रखा आपको, क्योंकि आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी इंटरेस्ट निकालने के लिए। पीवी फैक्टर्स दे रखे आपको, ये याद रखना, आपका अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया, अगर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे रखे होते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट वो यूज करने होता है। अपनी मर्जी से आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके ये नहीं कह सकते हम 2 डेसिमल्स तक ले ले या 4 तक ले ले, अगर आपको 3 तक दिए तो 3 तक यूज करना है, राइट। तो हम देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि उसको 25% मिलेगा लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी का। लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी निकालो, अभी उसकी 14,90,210 है, 5 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे इसको। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला लगा दो अपना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r इज टू पावर r बाय 100 इज टू पावर n का। फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 14,90,210, 1 प्लस r कितना दे रखा है आपको 10 बाय 100 इज टू पावर 5। इसको सॉल्व कर लो, आपका अमाउंट कितना आ जाएगा ₹24 लाख। ठीक है, ये तो आपकी आ रही है लास्ट ड्रॉन सैलरी। 5 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, हम उसका कितना देंगे उसको 25%, 25% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो हमें टोटल उसको 24 लाख का 25% आपका आता है 6 लाख। 6 लाख देंगे हम उसको हर साल के बदले, तो हर साल 6 लाख इंटू 5 30 लाख रुपीज हमें उसे देना है 5 ईयर्स बाद। तो 30 लाख जो है वो तो 5 साल के है ना, हर साल से रिलेटेड कितना है आपका 6 लाख विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट ऑफ द कंपनी एवरी ईयर एज कॉस्ट फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। आपका फर्स्ट पार्ट आ गया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, हम हर साल का कितना चार्ज दे रहे हैं 6 लाख रुपीज। लेकिन ये जो 6 लाख रुपए हमने हर साल में डिवाइड करी कि हमें आज ही पे करना है, नहीं तो हमें तो आज तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बुक करनी पड़ेगी ना, हर साल तो फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा आपका। ठीक है, तो आप निकाल लो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, जिसको हम करंट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। कैसे निकलता है आपका, आपने बोला 5 ईयर्स बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आके आपको 30 लाख की पेमेंट करनी है। हर साल के आपने 6 लाख अपोर्शन कर दिए। अब जब फर्स्ट ईयर में ये जो प्रोविजन बना रहे होंगे 6 लाख का, मतलब 6 लाख के अकॉर्डिंग आपको कह रहे हैं फर्स्ट ईयर का प्रोविजन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। ये जो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस है वो आपको पे कब करना है 5th ईयर एंड में। तो आप उसकी फर्स्ट ईयर एंड में वैल्यू निकालो, जिस दिन आप उसको P&L में चार्ज करना है कितना करोगे, उसको डिस्काउंट कर दो कितने सालों के लिए 1 2 3 और 4 ईयर्स के डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्काउंटिंग कर दोगे। हमें पेमेंट करनी है 5th ईयर एंड पे, प्रोविजन बना रहे हैं हम फर्स्ट ईयर एंड पे, तो उसको 4 सालों का डिस्काउंट कर दो। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, ये रहा आपका 0.735, ये आपने डिस्काउंटिंग कर दी। ऐसे आप हर साल की डिस्काउंटिंग कर दोगे। सेकेंड ईयर एंड में आपको बनाना है तो 3 ईयर्स, और जो आपका 5th ईयर एंड में बनेगा तो 5th ईयर में प्रोविजन में 5th ईयर में पेमेंट कर दी तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख ही आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपने अपनी करंट सर्विस कॉस्ट निकाल ली। अब करंट सर्विस कॉस्ट पे हर साल आप इंटरेस्ट लगाते जाओ। ये जो आपने डिस्काउंटिंग करी थी 8% से, उसी रेट से आपका इंटरेस्ट लगता जाएगा। हर साल आपका इंटरेस्ट कैसे लगेगा, फर्स्ट ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट थी 4,41,000, 4,41,000 पे आपका 8% इंटरेस्ट लगेगा 35 to 80, तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा। और सेकेंड ईयर की भी चार्ज करेंगे, देखो ये फर्स्ट ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट थी, उसमें आपने 8% का इंटरेस्ट लगा दिया, हर साल उस पर 8% इंटरेस्ट लगता जाएगा। देन सेकेंड ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट भी ऐड कर दो, तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये हो गया। फिर 952,680 पे 8% का इंटरेस्ट लगेगा, और थर्ड ईयर की कॉस्ट ले लो, तीनों को ऐड कर दो क्योंकि अभी पेमेंट्स तो कुछ हो नहीं रही, सारी लास्ट ईयर में होगी, ये टोटल आ गया। फिर 1543,094 पे 8% का इंटरेस्ट लगा, और उसमें फोर्थ ईयर की कॉस्ट ऐड कर दी, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो गया। देन लास्ट ईयर का इंटरेस्ट लगा 6 लाख ऐड कर दिए, ये आपका लास्ट में 30 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो गया। ये आपके डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस बनते जा रहे हैं, हर साल आपको जितना ऑब्लिगेशन बनाना है, ठीक है, लास्ट में आपकी 30 लाख पे कर दूंगे। लास्ट में हम जो इंटरेस्ट निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा अमाउंट 30 लाख बनाना था, थोड़ा बहुत 100-200 रुपये 400 रुपये का आपका फर्क आ सकता है। आई होप ये क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये था आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकालने के स्टेप्स। एक बार स्टेप्स से पढ़ लेते हैं इसको। हियर यू गो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन सैलरी। प्रेजेंट सैलरी थी आपकी 14,90,000 समथिंग थी, इंटू 1 + r/100 टू पावर n। टोटल अमाउंट ऑफ डीबीओ निकालना था आपको। एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी कितनी आई थी 24 लाख इंटू 25% इंटू 5 ईयर्स आपने करा था। फिर बेनिफिट टू बी एट्रीब्यूटेड ईच ईयर आपने करा था 30 लाख डिवाइडेड बाय
5 ईयर्स। करंट सर्विस कॉस्ट निकाली थी मतलब प्रेजेंट वैल्यू करी थी। उसके बाद हमने क्या निकाला था, इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज ईच ईयर, वो निकाल लिया था और उसकी एंट्रीज कर देंगे। करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, पीएनएल टू करंट सर्विस कॉस्ट, पीएनएल को राइट ऑफ कर दो। डीबीओ आपका इंक्रीज हो गया, मतलब एक ऑब्लिगेशन आप बनाते हैं जो हमें लास्ट में 30 लाख का अमाउंट चाहिए ना, उसको डीबीओ बोल रहे हैं। उस पर आप हर साल इंटरेस्ट भी लगाते जाओगे, लास्ट में ये अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपीज का। आई होप ये क्लियर होगा। पास सर्विस कॉस्ट क्या होती है, पास सर्विस कॉस्ट होती है जैसे कि हमने बोला था हमें 25% पे करना है। अगर उस प्लान में कुछ चेंज हो रहा है, आपके जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसमें कवर थे ना, आपने कुछ सेगमेंट के या कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को बोला कि जिनका पैकेज इतना था कि आप इसमें कवर नहीं होंगे, लेटर ऑन प्लान में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास सर्विस कॉस्ट। कम या ज्यादा होना, 25% से 30% पे करने पे आ रहे हो, 15% पे करने पे आ रहे हो, दैट इज पास सर्विस कॉस्ट। चेंज इन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू प्लान अमेंडमेंट और कटेलमेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इन केस ऑफ इंक्रीज एंट्री विल बी पास सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, इंक्रीज हो रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, पीएनएल से चार्ज कर दो, डीबीओ को इंक्रीज कर दो। गेन हो रहा है तो डीबीओ को कम कर दो, ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी, पीएनएल में क्रेडिट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। If increase is done during service period, then increase will be amortized over the remaining service period on SLM basis. Balance will be shown as unamortized past service cost. अगर आपकी सर्विस खत्म हो चुकी है 5वें साल में जाके एंड में आपने क्या करा, प्लान में चेंज करा, तो पूरा का पूरा पीएनएल में चार्ज कर दो। अगर सपोज अभी 2 साल की सर्विस बच रही थी तो जितना भी चेंज हुआ है 2 साल में एसएलएम बेसिस पे डिवाइड करके पीएनएल में चार्ज कर दूंगी। बिल्कुल सिंपल है। कटेलमेंट गेन कैसे निकालना, आपका एक क्वेश्चन है इसमें स्टडीमेट में। कटेलमेंट गेन, कटेलमेंट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट को कम करना। अगर आपने क्या करा, जैसे क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, उसमें क्या है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड जो है ना वो कम हो रहे हैं, कुछ आपका सेगमेंट डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसके एम्प्लॉइज को हम कवर नहीं कर रहे, तो आपका कटेलमेंट गेन हो रहा है। तो उसके केस में आप कैसे निकालोगे, अ कटेलमेंट अकर व्हेन एम्प्लॉयर्स ईदर कमिट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड बाय अ प्लान और रिड्यूस द बेनिफिट्स अंडर प्लान। तो एम्प्लॉइज कम कर दिए तो आपका बेनिफिट है, या फिर हमने बोला 25% नहीं, हम आपको 20% पे करेंगे। तो जहां भी एम्प्लॉयर का बेनिफिट है दैट इज कटेलमेंट गेन। कैसे निकालोगे, आपकी ग्रॉस ऑब्लिगेशन में कितना कम हुआ है, जो आपकी कटेलमेंट के कारण ग्रॉस ऑब्लिगेशन कम हुई है उसमें से निकाल दो। आपकी अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट अगर कुछ थी उसको लेस कर दो, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी पीएनएल में इनकम होनी थी, या आ जाएगा आपका गेन फ्रॉम कटेलमेंट। फिर आप निकालोगे कि बची हुई लायबिलिटी कितनी है, कटेलमेंट के बाद आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी। द लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कटेलमेंट इन द बैलेंस शीट इज एस्टिमेटेड एज अंडर। रिड्यूस्ड ग्रॉस ऑब्लिगेशन, सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कुछ फिगर्स आपकी पहले की ऑब्लिगेशन थी 6000, 10% उन्होंने आपका कटेल कर लिया था, तो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन आपकी कितनी रहेगी 5400। उसमें से अगर आपने कुछ फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, अभी हम पढ़ेंगे प्लान एसेट्स क्या होता है, अगर कुछ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, वो लेस कर दो, वो तो आपकी ऑब्लिगेशन है नहीं, वो तो हमने एक सेपरेट फंड बना ही रखा है। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसमें से अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट हटा दो, आपकी लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच बैलेंस शीट डेट आ जाएगी। अब हम देखते हैं प्लान एसेट्स क्या होता है। देखो हम कह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयज को लास्ट में 30 लाख रुपए पे करना है। आपने चलो प्रोविजन बना लिया, करंट सर्विस कॉस्ट पीएनएल से चार्ज करो, ये सब ठीक है। कैश चाहिए आपको, उनको पेमेंट करनी है, असली में आपको पैसे चाहिए, सिर्फ पीएनएल में अमाउंट नहीं दिखाना, तो कैश कहाँ से लाओगे। तो उसके लिए हम हर साल कुछ इन्वेस्टमेंट ये प्लान एसेट्स में करते रहते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लान एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आप किस में कर सकते हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, अदर इन्वेस्टमेंट दैट हैव बीन सेग्रीगेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड यूजुअली इन अ ट्रस्ट टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट्स। हम एक सेपरेट फंड में डाल देते हैं और उसको हम और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करते। एसेट में इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है, एसेट टू बैंक, यहाँ पे भी वही होगी, प्लान एसेट्स टू बैंक। कुछ विड्रॉ कर लिया, बीच में किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करनी थी, क्या एंट्री होगी, बैंक में पैसे आ जाएंगे, एसेट्स आपके कम हो जाएंगे, बैंक टू प्लान एसेट्स। एसेट्स पे कुछ इनकम आ रही है, आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, इनकम आ रही है, तो क्या करेंगे हम इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखना, हम बैंक में नहीं रिसीव करते। जैसे नॉर्मली आपके पास ऑप्शन होता है ना कि हम बैंक में पैसे ले ले, सपोज आपने एफडी कराई है, क्या तो आप इंटरेस्ट ले लो या फर्दर आपका एफडी में ही वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और बड़े अमाउंट की, मतलब सपोज आपने 7000 की एफडी कराई थी, 10% का आपको इस पर इंटरेस्ट मिला था 700 का, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करा, अब 7700 की एफडी करा दी। तो हम सिमिलरली प्लान एसेट्स में क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट आता है ना उसको विड्रॉ नहीं करते, प्लान एसेट्स में फर्दर इन्वेस्ट कर देते। तो हम कहेंगे जो भी इंटरेस्ट आएगा ना उससे प्लान एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंटरेस्ट जितना हमने एक्सपेक्ट करा था वो, और कुछ आपका एक्चुअल गेन हो गया, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये दोनों अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपका कोई एक्चुअल गेन हो गया वो भी एसेट्स में ऐड कर दो। सारी इनकम कहाँ पे चली जाएगी, आपकी पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। अब आपका आता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न्स क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे क्वेश्चन से, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना स्टडी मेट में आपके 2-3 क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न्स के. लेट्स सी दिस वन. द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू वाज 2 लाख in respect of employee benefits planation plan as on 1st April 2011. ओपनिंग वैल्यू दे रखी है. On 30th September 11 the plan paid out benefits of 25,000 से प्लान कम हो रहा है आपका, पेमेंट कर दिया आपने, एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 55,000. फर्दर आपने कंट्रीब्यूशन कितना करा है 55,000. On 31st March 2012 closing value, the fair value of plan assets was 3 lakhs. On 1st April 11 the company made the following estimates based on its market studies and prevailing prices. ओपनिंग जब आपने 1 अप्रैल को क्या माना था कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 10.25% का, ठीक है. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स एज ऑन 31st मार्च 2012. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न निकालो. एक्सपेक्ट क्या करा था आपने 2 लाख रुपए जो आपकी ओपनिंग वैल्यू थी, आपने उस पर एक्सपेक्ट करा था 10.25% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको 12 मंथ्स के लिए, तो 20,500 मिलेगा. देन आपने क्या करा, कितना फर्दर इन्वेस्टमेंट करा था 55,000 का 30th सितंबर को. इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली 30th सितंबर को आपका इनवर्ड कंट्रीब्यूशन वगैरह, मतलब एक्चुअल आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया एसेट्स में या कुछ विड्रॉल कर लिया, क्योंकि अलग अलग डेट्स का तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो आपको एक 30th सितंबर ही देते जनरली. 55,000 का आपने फर्दर कंट्रीब्यूशन करा और कितना विड्रॉ कर लिया 25,000, तो नेट अमाउंट आपका कितना बच गया 30,000. इस 30,000 पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000 आपने नेट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी है 6 मंथ्स का, 30,000 इंटू 10.25% इंटू 6 मंथ्स, ये आपका कितना आ जाएगा 1,500. यहाँ पे ना इन्होंने कंपाउंडिंग कर रखी है, आप नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट भी लगा सकते हो. आपका टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 22,000 का. और क्या निकालना है आपको, एक्चुअल रिटर्न निकालना है. एक्चुअल रिटर्न मतलब सच में रिटर्न कितना हुआ, 10.25% तो हमने एस्टिमेट करा था ना, तो एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ. आप कह रहे हो क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपीज, ओपनिंग वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, आपने फर्दर कंट्रीब्यूट करा 55,000, विड्रॉल आपने करा 25,000, तो आपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी कितनी है 2,30,000 की, लेकिन उस एसेट की क्लोजिंग वैल्यू है कितनी 3 लाख रुपए की, आपने इन्वेस्टमेंट करी 230 की, क्लोजिंग वैल्यू 3 लाख की, गेन कितना हुआ 70,000. दैट इज योर एक्चुअल रिटर्न. बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते टाइम एक तो मंथ से मल्टीप्लाई करना याद रखना कि जो ओपनिंग होगा वो तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इनवर्ड कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ बेनिफिट्स पेड आपका जो मिड ऑफ द ईयर में होता है जनरली, उस पर 6 मंथ्स का वेट देना है, ठीक है. और ये आपका एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. लास्ट में आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इसमें एक बार रीड कर लेते हैं. यहाँ तक आपका एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न हो गया. नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी, आपको नेट लायबिलिटी कितनी दिखानी है हर साल का, जो आपका डीबीयू है एट बैलेंस शीट जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, उसमें से फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स निकाल दो, ये आपकी लायबिलिटी आ जाएगी नेट लायबिलिटी. कर्टेलमेंट गेन में भी देखा था ना हमने कि हम क्या कर रहे थे, अपना फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स लेस कर रहे थे, कोई अमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट थी वो भी लेस करी, ये हमारी नेट लायबिलिटी होती है. तो नेट लायबिलिटी मतलब डीबीयू माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स. लेकिन अगर आपका फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ज्यादा है, मतलब आपको नेट एसेट्स आ रहे हैं नेट लायबिलिटी की जगह, तो आप उसको कितने पे शो करोगे, लोअर ऑफ एनी, इसमें P&L में डिफरेंस चार्ज हो जाएगा, लोअर ऑफ अमाउंट्स और डिटरमाइंड, या तो जो आपने अमाउंट डिटरमाइन करा उतना, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम प्लान एसेट्स. आप देखोगे प्रेजेंट वैल्यू कितनी, फ्यूचर में जो प्लान एसेट से बेनिफिट आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, और जितना अमाउंट हमारा डिफरेंस आया दोनों में से लोअर, कोई डिफरेंस आया तो P&L में चार्ज कर देंगे. प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट में आप अपनी लायबिलिटी कैसे दिखाते हो, ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसमें करंट सर्विस कॉस्ट ऐड कर दी, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, वो टेबल में याद है, इंटरेस्ट वाली टेबल में देखा था, करंट सर्विस कॉस्ट में ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, हम यही कर रहे थे. हियर इज योर टेबल, हमने ये इंटरेस्ट में यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखा था, उसमें आपने इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करी थी, करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करा था, वो सब आप ऐड करते जाओगे. फिर आप क्या करोगे, पास सर्विस कॉस्ट ऐड कर दोगे, कोई आपका प्लान अमेंडमेंट हुआ है, कोई बेनिफिट्स पे करे लेस कर दो, कोई एक्चुअल गेन लॉस है ऐड कर दो, ये आपकी नेट लायबिलिटी आ जाएगी. प्लान एसेट्स कैसे दिखाओगे, ओपनिंग वैल्यू प्लस कंट्रीब्यूशन प्लस उस पर जो भी रिटर्न्स आए वो भी हमने एसेट्स में ऐड करे थे, बेनिफिट पे कर दिया तो लेस कर दो, आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी. जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसमें कितना था 2 लाख रुपीज का, कंट्रीब्यूशन कितना था 55,000 का, एक्चुअल रिटर्न आपका कितना, एक्चुअल रिटर्न कितना आया था 70,000 का, बेनिफिट पे कितना करा था आपने 25,000 का, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. ठीक है, 3 लाख रुपीज का. यहाँ तक क्लियर. फिर आपका लास्ट इसमें क्या आता है,
एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, P&L में हर साल कितनी कॉस्ट चार्ज करोगे, करंट सर्विस कॉस्ट चार्ज करोगे आप, इंटरेस्ट चार्ज करोगे, नेट ऑफ रिटर्न्स ऑन प्लान एसेट, जो रिटर्न आया इनकम आई वो लेस कर दो, जो एक्सपेंस पे करा वो ऐड कर दो, पास सर्विस कॉस्ट ऐड कर दो अगर आपका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो, एक्चुरियल गेन लॉस ऐड लेस कर दो, कटेलमेंट का इफेक्ट कर दो, नेट बेनिफिट सोल्यूशन मतलब जो भी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड चेंजेस हो रहा है, एक्चुरियल हो रहा है, प्लान एसेट्स हो रहा है, या फिर आपका प्लान में चेंज हो रहा है मतलब कि पास सर्विस कॉस्ट है, वो सब उसमें P&L में एडजस्ट कर दो। एक नोट पढ़ो, एन एंटरप्राइज में पे इंश्योरेंस प्रीमियम टू फंड अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, द एंटरप्राइज शैल ट्रीट सच अ प्लान एज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। मतलब कि आपने क्या बोला, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है ना वो हम ऑब्लिगेशन ले ही नहीं रहे कि 30 लाख रुपए हमें इकट्ठे करने, हम तो एक कंपनी को क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह पेमेंट करते हैं और वो कंपनी ही लास्ट में वो 30 लाख रुपीज पे करेगी। अब वो जो इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करिए, कैसे एम्प्लॉयज को पे कर रही है, तो उसके केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो फिक्स हर साल एक इंटरेस्ट का अमाउंट, एक प्रीमियम का अमाउंट पे करना है, ठीक है। अनलेस द एंटरप्राइज विल हैव अ ऑब्लिगेशन टू ईदर पे द एम्प्लॉय बेनिफिट्स डायरेक्टली व्हेन दे fall due or pay further amounts if the insurer does not pay all future employee benefits relating to employee service in the current and prior periods। हम उसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बोलेंगे अनलेस या तो क्या है आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एम्प्लॉय को पे करेगा। अगर ऐसा था तो हमें एक प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा ना, कल को इंश्योरेंस कंपनी डूब जाए हम कैसे पे करेंगे, ऑब्लिगेशन तो अल्टीमेटली कंपनी ही है ना। तो अगर ऐसा था, ये आपका एम्प्लॉयर है, ये आपका एम्प्लॉय है, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह एम्प्लॉयर लिख लेते हैं, ये आपका एम्प्लॉयर था, ये आपका एम्प्लॉय था और ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अगर ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को पे करेगी, एम्प्लॉयर कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा, लेकिन अगर ऐसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा और फिर इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को पेमेंट कर देगी, रीइंबर्स कर देगी, तो इसके केस में एम्प्लॉयर को प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो हमने AS 29 में एक रीइंबर्समेंट वाला टॉपिक पढ़ा था कि अगर आपको रीइंबर्समेंट मिल रही है, मतलब आपको ऐसा है कि डायरेक्टली आपको कंपनसेशन देना है, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन बनाओगे। लेकिन जो ऐसा है कि जो पर्सन है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी आपको वो करने वाला है, कस्टमर को पेमेंट करने वाला है, वो डायरेक्ट पेमेंट करेगा, आपकी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को पे कर देगी तो प्रोविजन नहीं बनाना है एम्प्लॉयर को, लेकिन अगर पहले एम्प्लॉयर पे करेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसको रीइंबर्स करेगी तो प्रोविजन बनाना है। यहाँ तक क्लियर? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, और इसके क्वेश्चंस पढ़ना, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है इसके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।